नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बिस्कोहर की माटी। प्रस्तुत पाठ बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई गांव का एक अंश है। आत्मकथा के बारे में मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूं कि आत्मकथा किसे कहते हैं। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुँचाने की कोशिश की है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से जिया और प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है। आप जानते ही हैं, कमल ककड़ी की सब्जी भी बनाई जाती है, जो किस तरीके से आप देखोगे कि जब आपने कमल की खेती देखोगी, तालाब में कमल खिले होंगे, तो उनके नीचे की जो एक जड़ है और उसके द्वारा सब उसको काटा जाता है और उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफों का जिक्र है। कमल, कोइया, हार सिंगार के साथ साथ तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, कदम आदि के फूलों का वर्णन कर लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को दिखाया है। तो डोडहा, मजगिदवा, धामिन, गोहन और घोर कड़ाइच आदि सांपों, बिच्छुओं आदि के वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी वर्णन किया है। किस तरीके से गांव में लोग भय मिश्रित वातावरण के साथ भी रहते हैं, लेकिन अपनी जीवनचर्या को चलाते रहते हैं। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों के प्रयोग भी आम है, जिसे लेखक ने रेखांकित किया है। पूरी कथा के केंद्र में बिस्कोहर, जो लेखक का गांव है, यानी विश्वनाथ त्रिपाठी का गांव है, और एक पात्र बिस्नाथ, जो लेखक स्वयं है, क्योंकि यह आत्मकथा शैली में लिखा गया है और आत्मकथा यानी अपनी कहानी को। तो बिस्नाथ, जो लेखक स्वयं है, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेख इस रचना में भी दिखाई पड़ता है। 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठने वाले भावों, संवेगों के अमिट प्रभाव व उसकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुत अनुभव की सत्यता और नैसर्गिकता को द्योतक है। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नई बन गई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बिस्कोहर की माटी में लेखक ने तरह तरह की चीज़ों का वर्णन किया है और अपने गांव के परिवेश को दर्शाया है। आइए चलिए अब इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर ली जाए। अब ये प्रस्तुत पाठ लेखक अपने गांव, वहाँ के प्राकृतिक परिवेश और ग्रामीण जीवन शैली और गांवों में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी माँ से जुड़ी यादों का वर्णन करता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं कि इस पाठ में, यानी कथात्मक शैली में लिखा गया बिस्कोहर की माटी में अंततः है क्या। तो इसमें प्राकृतिक परिवेश का वर्णन मिलता है, हमें अपनी माँ से जुड़ी यादें हैं, और गांवों में किस तरीके की शैली है, यानी जीवन शैली और गांवों में प्रचलित घरेलू उपचार किस तरीके से किए जाते हैं, इन सब का वर्णन है। कोइया का जिक्र आता है। कोइया एक प्रकार का जल पुष्प है और जो कि जल में उगता है, और इसे कुमुद और कोका बेली भी कहते हैं। आप जानते होंगे कि जब भी पानी भर जाता है या गांव में तालाब भर जाता है, या कोई इसे जोड़ भी कहते हैं, तो वहाँ पे जब पानी भर जाता है तो शरद ऋतु में जहाँ भी पानी एकत्रित होता है तो कोइया फूल उगाते हैं, और ये सफ़ेद रंग के होते हैं। और शरद की चांदनी यानी चांद की जब रोशनी दिखाई देती है तो कोइया की पत्तियां जो हैं उजली चांदनी में एक सी लगती हैं, यानी
चांद की रोशनी भी सफ़ेद हो जाती है, एक तो चांद की रोशनी भी सफ़ेद लगती है और कोइया की पत्तियाँ जो कि सफ़ेद रंग का पुष्प होता है, तो उसमें भी ये दोनों एक समान लगते हैं। तो इस तरीके से जो लेखक की अभिव्यंजना शैली यहाँ पे दिखाई देती है कि इस तरीके से उन्होंने कोइया के पत्तियों की तुलना उजली चांदनी से की है और दोनों एक दूसरे के समान लगती हैं जब वो शरद ऋतु में दिखाई देता है। तो इस पुष्प की गंध अत्यधिक मादक होती है, यानी सुगंधित होती है और अच्छी लगती है। लेखक के अनुसार बच्चे का माँ से संबंध भी अद्भुत होता है और बच्चा जन्म लेते ही माँ के दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के समान है। बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता, उससे संस्कार भी ग्रहण करता है, जो कि इस पाठ में हमें दर्शाया गया है कि किस तरीके से बताते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी की किस तरीके से उन्होंने खाली बच्चा जन्म ही नहीं लेता बल्कि वो अपने संस्कारों को भी ग्रहण करता चला जाता है। तो उसके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण में सहायक होते हैं। जो बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब माँ से लड़ते हैं तो माँ को मारते भी हैं, माँ भी कभी कभी उनको वापस मारती भी है। फिर भी बच्चे माँ से चिपटे रहते हैं यानी उनके साथ रहते हैं और बच्चा जो है माँ के पेट से गंध के स्पर्श को भोगता है, यानी उसको महसूस करता है, उसे पता होता है कौन माँ है और सब चीज़ों को वो जानता है। बच्चा दांत निकलने पर टीसता है यानी कटकटाते हैं उसके दांत और हर चीज़ को दांत से काटना चाहता है। जब आपने देखा होगा बचपन में जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वो काटने के लिए दौड़ता है, तो इस तरीके से वो माँ को भी काट लेता है, लेकिन फिर भी माँ ये सब कुछ देखती चलती है और सहती चलती है। चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को महसूस करता है, अर्थात चांदनी माँ के समान स्नेह और आनंद तथा ममता देती है। तो इस तरीके से यहाँ देखेंगे कि लेखक ने चांदनी की तुलना एक माँ के समान कर दी है, माँ के स्नेह से कर दी है। तो चांदनी और स्नेह की तुलना माँ की ममता से कर दी है। तो माँ से लिपटकर बच्चे का दूध पीना जड़ से चेतन होना यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। किस तरीके से सार्थक हो जाता है जीवन, तो उसी की सार्थकता को दर्शाती है। विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। तो ये जो जलन है, आप देखोगे कि अगर घर में जब दूसरा बच्चा हो जाता है तो पहले बच्चे को उतनी अब क्या कहेंगे प्राथमिकता नहीं मिलती, तो बच्चे आपस में ही थोड़ा जलन महसूस करते हैं। तो इस तरीके से विश्वनाथ को भी महसूस हुआ, तो विश्वनाथ का दूध छूट गया। विश्वनाथ को उनके 3 साल होने तक पड़ोस की कसेरिन दाई ने पाला और माँ का स्थान दाई ने ले लिया या विश्वनाथ पर अत्याचार हुआ। तो अक्सर बच्चे इस तरीके की चीज़ों को महसूस करते हैं। दिलशाद गार्डन में लेखक बतखों को देखता है। अब यहाँ बतखों को देखना और बतखों की तुलना करना, यहाँ दोनों में बहुत बहुत अनूठी तरीके से उन्होंने इस तुलना को कहा है कि बतख अंडे देने के समय पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाती है। लेखक ने एक बतख को कई अंडों को सेते देखा है। लेखक को बतख माँ और मानव शिशु माँ में कई समानताएं दिखाई देती हैं, यानी बतख माँ में और मानव शिशु माँ में क्या समानताएं हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे वो बतख हो चाहे वो मानव शिशु की माँ हो। जिस प्रकार बतख पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखती है कि कोई आ ना जाए, यानी कोई अन्य जानवर या सांप कोई अन्य उसके अंडों को नुकसान ना पहुंचा जाता, इसी तरीके से माँ भी अपने बच्चे को यानी मानव शिशु माँ जो है वो अपने बच्चे को बचा कर रखती है। अपनी पैनी चोंच से सतर्कता से कोमलता से अपने पंखों के अंदर छुपा कर रखती है। हमेशा निगाह कौवे की ताक पर रखती है कि उसी प्रकार मानव शिशु माँ भी अपने बच्चों को दुनिया की नज़रों से बचाती है, उन पर आने वाली मुसीबत को भांप कर उनकी रक्षा करती है। अब गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था। लू लगने पर माँ धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्यास बांध देती है। अक्सर गांवों में आपने देखा हो कि ये लोग करते हैं कि अगर वो लू में बाहर जाते हैं तो वो उनके साथ एक प्याज दे दिए जाते हैं ताकि उनको लू ना लगे। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता है और आम को भूनकर या उबालकर
गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता है, उससे देह में लेपा जाता है, नहाया जाता है, उससे सिर धोया जाता है। तो इस तरीके से देखोगे कि आप ये देसी इलाज है कि गाँवों में आज भी किया जाता है कि लू लगने पर या गर्मी लगने पर या गर्मी ना लगे और किस तरीके से कार्य आगे किया जा सके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर तौर तरीके अपनाए जाते हैं। बिस्कोहर में बरसात आने से पहले बादल ऐसे घिरते हैं कि दिन में ही अंधेरा हो जाता है। बरसात कई दिन तक होती है, जिसके कारण घर की दीवार गिर जाती है तथा धंस जाती है। बरसात आने पर पशु पक्षी सभी पुलकित हो उठते हैं, यानी खुश हो जाते हैं, और बरसात में कई कीड़े भी निकल आते हैं। उमस के कारण मछलियां मरने लगती हैं। पहली बारिश में दाद खाज फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं। तो गांव में ये प्रचलित होता है कि पहली बारिश में नहाएंगे तो उस पहली बारिश में जो हमारे अंदर दाद खाज फोड़ा फुंसी होता है ये ठीक हो जाते हैं। तो मैदानों, खेतों, तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं और सांप को देखने में डर तथा रोमांच दोनों है। तो जब ये लेखक बात करते हैं कि सांप को देखना, यानी गांव के जो लोग होते हैं ना, वो सांप को देखने का एक रोमांच भी होता है और डर भी, भय भी बना रहता है, क्योंकि सांप खतरनाक होता है और जिसके डंक से जहरीला विष भी निकलता है। तो अब बताते हैं कि डोडहा और मजगिदवा विषहीन होते हैं, और ये दोनों सांप विषहीन होते हैं। डोडहा को वामन जाति का मानकर मारा नहीं जाता, और घामिन भी विषहीन है। घेर, कड़ाई, भटिया तथा गोहन खतरनाक है, जिसमें से सबसे अधिक गोहन खतरनाक है, जिसे फेटांश भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मैं विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसमें सांपों की प्रजातियों के बारे में बताया है कि गांव में कौन कौन से सांप है और कौन कौन सी प्रजातियां मौजूद हैं। गांव में लोग प्रकृति के बहुत निकट हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, क्योंकि गांव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक इलाज पर ज़्यादा निर्भर होते हैं और वो प्रकृति से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो गांव के लोग फूलों से, उनके रसों से, इन सब से इलाज करते हैं। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं और बेर के फूल को सूंघने से बर्रे ततैये का डंक झड़ता है। यानी ततैया जब काट लेता है या डंक मार देता है तो बेर के फूल सूंघने से ततैये का डंक झड़ता है। तो आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम आते हैं। नीम के पत्ते हो गए, फूल चेचक रोगी के समीप रख दिए जाते हैं कि जब किसी को चेचक होता है या माता निकल आती है तो देखेंगे कि आप नीम के पत्ते रखे जाते हैं उनके। तो लेखक के गांव में कमल भी खिलते हैं। हिंदुओं के यहाँ कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता है। कमल पत्र की पुरैन भी कहते हैं और कमल की नाल को भसीण भी कहते हैं। कमल ककड़ी केवल बिक्री के लिए प्रयोग की जाती है, जिसे कमल बीज या गट्टा खाया जाता है। कमल गट्टा, जिसे कमल बीज यानी कमल ककड़ी, जिसको मैंने बताया था आपको वीडियो की शुरुआत में, किस तरीके से आप देखेंगे कि अगर आप गूगल पर सर्च भी करेंगे तो आप कमल ककड़ी पर देख पाएंगे कि किस तरीके से होता है कि वो नीचे खिलता है, नीचे की तरफ होता है। कमल ऊपर, कमल का फूल ऊपर होता है और कमल गट्टा या कमल का जिसे सब्जी बनाया जाता है वो नीचे होता है। एक तरीके से जड़ होती है। अपने एक रिश्तेदार के घर लेखक ने एक रूपवती, अपनी उम्र से बड़ी औरत देखी, जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई और लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगी। प्रकृति के समस्त दृश्यों, जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू में उन्हें वह औरत नजर आने लगी। लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में आ गई हो। तो वो एक स्त्री की तुलना प्रकृति से करते हैं कि जिस तरीके से प्रकृति के आ जाने से गाँव में जो मौसम है या गांव के लोग खुशनुमा हो जाते हैं, तो वहाँ की जो औरत है, उस गांव की जो औरत है, उसकी तुलना वो प्रकृति से कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एक प्रकृति से गांव की स्त्री की तुलना वो यहाँ पर करते हैं। लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया है, उससे अपनी भावनाओं का इजहार ना कर सका। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने
रहती है आंखों में कैसी व्यथा लिए दिखती है, वह इंतज़ार करती हुई दिखती है। लेखक के लिए वह हर कला के आस्वाद में वह मौजूद है। लेखक के लिए हर सुख दुख से जोड़ने की का एक सेतु है। उस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध सजीव तौर पर जुड़ा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इस पूरे पाठ में, यानी बिस्कोहर की माटी में, गांव से जुड़ी हुई चीज़ों, यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आत्मकथा में क्या होता है, लेखक अपनी कथा नहीं, आत्मकथा को, यानी अपनी कथा को, अपनी कहानी को अपने शब्दों और अपनी लेखनी से प्रस्तुत करता है कि उसके जीवन में कौन सी घटनाएं घटी हैं ऐसी। तो यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने गांव में, अपने गांव की जीवन शैली के बारे में, अपने गांव के लोगों के तौर तरीके के बारे में, वहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से जीवन जीते हैं, या प्रकृति की का क्या उल्लास है, वहाँ पर प्रकृति के बारे में क्या क्या लोगों की धारणाएं हैं, उनसे वो किस तरीके से उत्सव भी मनाते हैं, वहाँ के लोग रहते कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ों का जिक्र इतने इस पाठ में, यानी इस पाठ में, यानी बिस्कोहर की माटी में किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा।